हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका ज़ारा एजुकेशन में। आज हमने पिछली क्लास में दिल्ली सल्तनत को पूर्ण किया था और दिल्ली सल्तनत के बाद में हमने बात की थी कि हम ज़रा सा आपको पीछे लेके चलेंगे मध्यकाल भारत के अंदर या मिडिलियन हिस्ट्री के अंदर पीछे लेके चलते हैं। तो पीछे आता है भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण के बारे में बात करते हैं। तो अरब और जो तुर्क आक्रमण होते हैं उसमें सबसे पहले अरबी आक्रमण होता है भारत के ऊपर, और भारत के ऊपर अरबी आक्रमण को या भारत पर अरबी मतलब जो मुसलमान आक्रमण होता है उसको हम दो भागों में बांट के बात करते हैं। तो यहाँ से इसको दो भागों में बांटते हैं हम, और दो भागों में कैसे बांटते हैं कि प्रथम होता है अरबी, प्रथम होता है अरबी, अरबी आक्रमण या कह सकते हैं अरब आक्रमण, मतलब अरबी लिख देता हूं मैं, अरबी शायद आप कुछ और समझ लेंगे। तो बात करते हैं दूसरा तुर्क आक्रमण और तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण। जरा सा मैं एक बात बता देता हूं कि तुर्क आक्रमण के अंदर मोहम्मद गजनवी आता है, महमूद गजनवी, गजनवी, महमूद गजनवी आता है, और इधर आता है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी आता है। लेकिन अरबी आक्रमण के बारे में आज बात करते हैं। तो अरबी आक्रमण सबसे पहले भारत के अंदर, देखो कहा जाता है कि सफल आक्रमण तो होता है 712 के अंदर, मतलब उससे पहले हम असफल आक्रमण के बारे में बात करते हैं। तो असफल होता है 711 के अंदर। 711 के अंदर दो बार आक्रमण होता है, जिसमें प्रथम तो होता है अब्बेदुल्ला के नेतृत्व में होता है, अब्बेदुल्ला के नेतृत्व में होता है, और दूसरा आक्रमण होता है बूधेल के, दूसरा होता है बूधेल। ये दोनों क्या होते हैं सर? असफल होते हैं, दोनों असफल होते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, जरा से एक चीज बता दूं आपको कि इससे पहले मतलब 711 से पहले 636 में 636 ईस्वी के अंदर खलीफा उमर, मतलब उमर खलीफा के समय जो ठट्टा था मतलब आज का कह सकते हैं थाने, मतलब मुंबई पे आक्रमण हुआ था। और वो आक्रमण नहीं हुआ था, मतलब इसको यहाँ एक व्यापारियों का अभियान किया गया था, और वो व्यापारियों का अध्ययन क्या हुआ था, मतलब अभियान क्या हुआ था, वो असफल हुआ था 636 ईस्वी के अंदर। तो इसको आक्रमण नहीं माना जाता, हिस्ट्री के अंदर इसको आक्रमण नहीं माना जाता। इसके अंदर कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत का है हमारा जो भारत होता है, भारत के अंदर जो भारत के ऊपर पहला आक्रमण अब्बेदुल्ला के नेतृत्व में होता है, दूसरा आक्रमण बूधेल के नेतृत्व में होता है। जब दोनों ये आक्रमण क्या होते हैं? असफल होते हैं, और दोनों आक्रमण असफल होने के साथ साथ क्या होता है? तीसरा आक्रमण 712 में होता है, 712 में होता है, जो मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में होता है, मोहम्मद बिन कासिम कह सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये अभियान होता है। और मोहम्मद बिन कासिम 712 के अंदर सबसे पहले सिंध पर आक्रमण करता है, और सिंध को क्या करता है, मतलब ये क्या होता है? सफल आक्रमण होता है। ये क्या होता है? सफल आक्रमण होता है सर यहाँ से। और ये सफल आक्रमण होता है भारत के ऊपर, भारत के ऊपर सफल आक्रमण 712 में होता है। और 712 में साथ साथ क्या होता है कि अब 712 में मोहम्मद बिन कासिम होता है, ये भारत के सिंध पर आक्रमण करता है। और तो बात करते हैं सिंध की, और तो सिंध क्या होता है? जो सिंध है, देखो यहाँ सिंध है, ये सिंध है, और सिंध की राजधानी थी अलौर। क्या थी? अलौर, अलौर इसकी राजधानी थी। तो अब मतलब इसके बारे में बात करें हम, तो इसके अभियान की बात करते हैं, अभियान कि इन्होंने अभियान कहाँ कहाँ किए। तो सबसे पहले इन्होंने अभियान किया था, देखो क्रम याद रखना कि सबसे पहले किसने, क्योंकि यूपीएससी के अंदर आईएएस का क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ आक्रमण किया था। तो सबसे पहले और सबके बाद में दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको क्रम बता रहा हूँ। सबसे पहले आक्रमण किया था देवल पर, देवल पर किया था। दूसरा आक्रमण किया था नीरून पर, नीरून पर। तीसरा आक्रमण किया था सेहबन, सेहबन पर। और चौथा आक्रमण किया था रावर पर। और पांचवा आक्रमण किया था ब्राह्मणाबाद, ब्राह्मणाबाद। और छठवां आक्रमण किया था अलौर, जो सिंध की राजधानी थी, अलौर पे। और सातवां आक्रमण किया था मुल्तान पर,
सातवां आक्रमण कहाँ था? मुल्तान के ऊपर। ये क्रम मैंने आपको बता दिया, ये क्रम मैंने आपको बताया। सबसे पहले देवल पे आक्रमण किया, और देवल पे किसका राज था? जो सिंध का राजा था। और यहाँ लिख देता हूँ शासक। तो शासक कौन था? दाहिर था, दाहिर। अब दाहिर की जरा सी बात करें तो दाहिर कहा जाता है कि दाहिर क्या था? एक ब्राह्मण वंश का शासक था। दाहिर से पहले एक शासक था चंदर, चंदर, और चंदर से पहले एक शासक था चाच, चाच। और इसी चाच ने क्या किया था? ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। किसकी? ब्राह्मण वंश की स्थापना की। और सबसे पहले एएफजी, एएफजी का मतलब होता है अफगानिस्तान के काबुल, काबुल के अंदर क्या की थी? ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी चाच ने। तो दाहिर जो सिंध का शासक था उसके समय यहाँ इसके शासक थे कौन? देवल। मतलब देवल पे इसके भतीजे का मतलब इसके एक पुत्र का अधिकार था, और एक पुत्र का अधिकार होने के साथ साथ क्या होता है कि देवल पर ये अधिकार करता है, और देवल पे इसके भतीजे ने मतलब डट के सामना किया। तो डट के सामना किया तो कई यहाँ से मतलब जो विश्वासघाती थे, वो विश्वासघाती क्या होते हैं? मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिल जाते हैं, और कासिम के साथ मिलते देवल, मतलब देवल के ऊपर क्या हो जाता है? अधिकार होता है। तो सबसे पहले देवल पे, उसके बाद में नीरून। और सेहबंद पर क्या होता है वैसे ही बता देता हूं मैं कि सेहबंद जहां बौद्ध भिक्षु थे उस समय, तो बौद्ध भिक्षु ने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। कहाँ? सेहबंद पर। जब सेहबंद तक के मोहम्मद बिन कासिम आया तो ये रावर था, ये रावर में कौन आ गया? दाहिर आ गया। मतलब सिंध से दाहिर यहाँ चला आया। मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया, मतलब खुद चकित रह गया कि इसने तो मतलब यहाँ तक आक्रमण कर दिया। तो ये क्या करता है? रावर पे रावर आ जाता है और रावर पे आक्रमण करता है। जहां रावर में क्या होता है? दाहिर मारा जाता है, दाहिर मारा जाता है सर, दाहिर मारा जाता है। जब ये मारा जाता है तो इसकी रानी होती है रानबाई, जिसका नाम होता है रानबाई। जो ये रानबाई थी ना, ये मोहम्मद बिन कासिम के साथ युद्ध क्षेत्र में उतर गई और ये खुद भी मारी गई। और ब्राह्मणाबाद में इसका एक पुत्र होता है, जहां सबसे भयंकर युद्ध होता है। लगभग 20,000 लोग मारे गए थे, 20,000 लोग मारे गए थे। और उसके बाद में अलौर पर अधिकार करता है, और एलोर क्या होती है? सिंध की राजधानी होती है। उसके बाद में मुल्तान, और मुल्तान के ऊपर क्या होता है? आक्रमण करता है, और मुल्तान को भी क्या होता है? जीत लेता है। जब ये मुल्तान से शासन कर रहा होता है, कहा जाता है कि मुल्तान के ऊपर, मतलब मुल्तान के ऊपर इसने शासन किया या आक्रमण किया, तब इसको सबसे ज्यादा धन प्राप्त हुआ। यहाँ मतलब इसको इतना अधिक मात्रा में सोना मिला कि ये खुद आश्चर्यचकित रह गया। और आश्चर्यचकित रहने के साथ साथ इन्होंने इसको क्या कहा? इन्होंने इसको बोल दिया स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा इसको। किसके? स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा। किसको? मुल्तान को। अब बात करते हैं मुल्तान से आगे की, और इसके बाद की बात करते हैं। तो एक बार हो सकता है लिख लो, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं हम मुल्तान के बारे में, और मुल्तान के ऊपर क्या होता है? शासन होता है। किसका? 713 के अंदर मुल्तान पर आक्रमण करता है। मतलब मुल्तान, मतलब 713 के अंदर, 713 के अंदर क्या होता है? मुल्तान तक पहुंच जाता है। कौन? मुल्तान तक पहुंच जाता है। जब 713 के अंदर यहाँ क्या होता है? स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा इसको, क्योंकि यहाँ इसको अत्यधिक सोना मिला था। स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा। जब स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा तो जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, भारत के ऊपर क्या होता है? मालवा पे अधिकार की योजना बनाता है। कहाँ बनाता है? मालवा। जब मालवा के ऊपर बनाता है तो यहाँ का नेतृत्व या यहाँ का नेतृत्व करने के लिए किसको? अब्बू हकीम, अब्बू हकीम, हकीम के नेतृत्व में क्या किया? यहाँ सेना भेजने की तैयारी की। और कहा जाता है कि ये सेना वहां से निकलने से पहले ही 713 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है? मारा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम मारा जाता है। कब मारा जाता है? 713 के अंदर क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम, एमबी के, मतलब मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 713 के अंदर। और यहां से क्या होता है? जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि ये शिथिल पड़ गया, मतलब जो आक्रमण थे, जो अरबी थे, वो क्या हो गए? शिथिल पड़ गए। मतलब यहाँ से कमजोर होता हुआ और पतन होना शुरू हो गया। मतलब
714 के अंदर मतलब सभी अपने आप को क्या करने लग गए, स्वतंत्र करने लग गए, स्वतंत्र करने लग गए, स्वतंत्र करने लग गए। जहाँ से सिंध का, अलोर का, जम्मू कश्मीर यहाँ तक का क्या हो गया, स्वतंत्र करने लग गए, मुल्तान। अब यहाँ से क्या होता है 724 के अंदर, 724 के अंदर खलीफा हकीम एक नाम का एक खलीफा होता है, वो बैठता है 724 के अंदर, खलीफा की पद पे बैठता है 724 से 743 तक। तो इसने क्या किया, जो सिंध का गवर्नर बना दिया, किसको, गवर्नर बना दिया किसको, जुनैद को, जुनैद को। अब ये जुनैद क्या करता है, देखो जहां मतलब 700 के आर पार है ना, मतलब क्या होता है यहाँ बहुत सारे क्या थे, इंडिया के अंदर बहुत सारे, मतलब भारत के अंदर उस समय बहुत सारे शक्तिशाली राष्ट्र वंश थे, जिसमें हम राष्ट्रकूट, चोल, बाकी और भी थे, बाकी और भी थे, जहाँ राजस्थान में भी था, प्रतिहार था, सब कुछ थे यहाँ। तो इन्होंने क्या किया, जुनैद को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और वापस से क्या हो जाता है, वापस से क्या हो जाता है, भारत स्वतंत्र हो जाता है। अब बात करते हैं अरबियों का मूल्यांकन, मतलब अरबी, जहां अरब आक्रमण था, इससे हमने क्या मिला और इन्होंने हमसे क्या लेके गए। अब बात करते हैं जरा सी हम, और जरा सी बात करते हैं तो मूल्यांकन के अंदर चलते हैं, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमने दो चीज सीखी। प्रथम क्या सीखी, ऊंट पालना, प्रथम चीज होती है ऊंट पालना, जो ऊंट पालते हैं, ऊंट पालन। और दूसरी चीज हमने सीखी खजूर की खेती, खजूर की खेती, ये दो चीज हमने सीखी। बाकी क्या होता है, जो अरबी होते हैं, जो अरबी होते हैं, जो अरबी होते हैं, अरबी क्या करते हैं, अरबी जो अरब आक्रमणकारी होते हैं, ये हमसे क्या लेंगे, एक तो शून्य पद्धति, एक तो शून्य पद्धति, एक कंपास, कंपास, एक छपाई, जो चाइना के अंदर थी छपाई। ये क्या होता है, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से ये अरबी आक्रमण ये सीख के जाता है, और ये सीख के जाने के बाद में ये चले जाते हैं और हमें क्या दे के जाते हैं, दो चीज, ऊंट पालना और खजूर की खेती। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊंट पालना भारत के अंदर कहाँ से सीखा गया था। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज की, तो दूसरी बात या दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, तो दूसरी बात करते हैं हम। तो यहाँ से क्या होता है, जो एक तो ब्रह्मगुप्त था, ब्रह्मगुप्त एक किताब लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था ब्रह्मा सिद्धांत, ब्रह्मा सिद्धांत, ब्रह्मा सिद्धांत। और दूसरा था श्री हर्ष ने, मतलब हर्ष ने एक किताब लिखी थी, हर्ष की करती थी, जिसका नाम था खंडन, खंडन खंड खाद। ये दो पुस्तक ये अरब लेके चले गए, वहां इसका फारसी में अनुवाद करवाया गया। तो आज हमने भारत पर अरबियों के बारे में हमने बात कर ली, और अरबियों के बारे में इसमें एक टॉपिक, मतलब एक मोस्ट चीज बता देता हूँ कि बगदाद, ये बगदाद का संस्थापक था, बगदाद बसाया, बगदाद बसाया खलीफा अब्बासी ने। किसने बसाया, खल्लासी अब्बासी ने, मतलब खलीफा अब्बासी ने क्या किया, बगदाद को बसाया। और बगदाद को बसाने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ से अरबी आक्रमण होता है, वो भारत का पूर्ण होता है। और पूर्ण होने के साथ साथ हम बात करते हैं तुर्क की, और तुर्क आक्रमण के बारे में बात करते हैं आगे। शायद मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसके बारे में बात करते हैं, भारत पर तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण, तो तुर्क आक्रमण के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो यहां से क्या होता है, सबसे पहले कि तुर्क कौन थे, तुर्क थे, यहां लिख देता हूं कि तुर्क उत्तर पश्चिम चीन में रहने वाली लड़ाकू और बर्बर जाति, लड़ाकू एवं बर्बर जाति,
भर जाती थी। मतलब अरबी ये तुर्क कौन थे? जो चीन के अंदर, उत्तरी पश्चिम चीन के अंदर रहने वाले एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये यहाँ होता है सर बुखारा, मतलब बुखारा होता है, देखो ये जगह होती है बुखारा, बुखारा। अब बुखारा के बारे में बात करते हैं तो बुखारा का शासक था अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक। और अब्दुल मलिक 954 से 961 तक शासन करता है। 954 से 961 तक शासन करता है। तो इसका अल्पतगीन था, जो एक क्या था, एक तुर्कदास था। अल्पतगीन एक तुर्कदास था, अल्पतगीन तुर्कदास था। यहाँ से तुर्कदास था, किसका? अल्पतगीन तुर्कदास था। जब अल्पतगीन तुर्कदास था तो इसकी योग्यता के आधार पर इसको यहाँ खुरासान होता है, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ खुरासान होता है और खुरासान जगह का नाम होता है। इसका राज्यपाल बना दिया गया, किसको? राज्यपाल बना दिया गया, किसको? अल्पतगीन को राज्यपाल बना दिया गया। बात कर रहे हैं हम तुर्कों की, और तुर्कों का वंश था, वो कौन सा वंश था? यामिनी वंश, यामिनी वंश था। कौन सा? यामिनी वंश था। ठीक है, यहाँ का राज्यपाल बना दिया गया। अब जब यहाँ का राज्यपाल बना दिया गया तो 961 के अंदर कौन, अब्दुल मलिक की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। 961 के अंदर इसकी डेथ होती है। तो इसका एक पुत्र होता है मंसूर, एक पुत्र होता है मंसूर, और एक इसका चाचा होता है, एक इसका चाचा होता है। देखो यहाँ से क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब अल्पतगीन इस चाचा का साथ देता है गद्दी प्राप्त करने के लिए, मतलब शासन करने के लिए इसका साथ देता है, तो मंसूर क्या होता है? मंसूर गद्दी प्राप्त करने में क्या होता है? सफल होता है। तो मतलब बुखारा की गद्दी पर कौन बैठ गया? मंसूर बैठ गया। और यहाँ से इसका चाचा क्या हो जाता है? चाचा और अल्पतगीन दोनों क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। जब अल्पतगीन यहाँ से क्या होता है? अल्पतगीन गजनी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गजनी चला जाता है। गजनी चला गया, और गजनी जाके, मतलब गजनी अपने आप कहा जाता है कि 800 वफादार आदमियों के साथ गया था। किसके? 800 वफादारों के साथ गजनी चला गया, और वहां एक गजनवी वंश की स्थापना कर दी। गजनवी वंश की स्थापना कर दी, वंश की स्थापना गजनी के अंदर, और इसकी राजधानी बना ली गजनी को। और गजनी के अंदर क्या किया? इसके बाद में इसका पुत्र होता है, किसका? अल्पतगीन का पुत्र होता है। और अल्पतगीन का पुत्र कौन होता है? यहां से इसको एक बार मिटा देता हूं मैं। खुरासान का राज्यपाल बनाने के बाद में बुखारा अब्दुल मलिक, इसे हमने कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बताया। यहाँ होता है अल्पतगीन, मतलब अल्पतगीन होता है। ये अल्पतगीन क्या होता है? ये 961 से 77 तक शासन करता है। कहाँ? गजनी में। कहाँ शासन करता है? गजनी में। इसका पुत्र होता है जिसका नाम होता है इसाक। इसाक, इसका पुत्र क्या होता है? इसाक। जब ये 77 के बाद में, मतलब अल्पतगीन की मृत्यु के बाद में इसाक गद्दी पर बैठता है, और इसाक के बाद में एक आता है पीराई। मतलब 977 के अंदर जब 977-78 आता है, उससे पहले ये दो शासक बन जाते हैं। एक तो इसका पुत्र इसाक, और दोनों अयोग्य शासक होते हैं। जब दोनों अयोग्य शासक होते हैं तो यहाँ से एक इसका दास था, इसका अल्पतगीन का दास था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, इसका दास था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन की योग्यताओं के आधार पर इसको क्या बना लिया? दामाद बना लिया। क्या बना दिया गया? दामाद बना लिया गया। किसके द्वारा? अल्पतगीन के द्वारा। तो ये क्या करता है? अल्पतगीन क्या करता है? सुबुक्तगीन क्या करता है? गजनी पे अधिकार कर लेता है। कहाँ अधिकार करता है? गजनी पे। और सुबुक्तगीन कब से कब तक शासन करता है? 977 से लेकर 997 तक शासन करता है। सर बात समझ में आ रही है? मतलब क्या होता है, जो तुर्क थे, ये तुर्क थे, ये यामिनी वंश के थे, यामिनी वंश के थे। एक बार फिर से मैं देखो वैसे बताता हूँ बोल के, या मतलब जो तुर्क थे वो उत्तर पश्चिम चीन में रहने वाली एक लड़ाकू जाति थी। और लड़ाकू जाति होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि यामिनी वंश की स्थापना की। किसने? अल्पतगीन ने। अल्पतगीन कौन था? एक बुखारा का शासक था, अबू मलिक। जब अबू मलिक 961 में खत्म हो जाता है, या इसकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के साथ में जिसके पुत्र होता है मंसूर, ये गद्दी पर बैठ जाता है। जब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो जो
अल्पतगीन होता है, ये 800 वफादार आदमियों के साथ क्या करता है, गजनी आ जाता है और गजनी को क्या करता है, अपनी राजधानी बनाता है। अल्पतगीन के एक पुत्र था जिसका नाम था इसाक, और दूसरा एक राजा आता है जिसका नाम था पीराई, जिसका नाम था पीराई। ये दोनों 977 में क्या होते हैं, सिमट जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जो सुबुतगीन था ये अल्पतगीन का दास था, और इसकी योग्यताओं के आधार पर इसको क्या बना लिया गया, अपना दामाद बना लिया गया। तो दामाद बना लिया गया तो कन्फर्म है ये गद्दी पर बैठेगा। जब ये गद्दी पर बैठता है तो 977 में गजनी होता है, जो गजनी की मतलब गद्दी पर बैठता है, ये सत्ता हासिल करता है। इसके बारे में सुबुतगीन के बारे में कहा जाता है कि महत्वाकांक्षी शासक था। इन्होंने अपने राज्य का साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया, और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया। और कहा जाता है, देखो मैं आगे बात करता हूं अब, मतलब 977 से 997 तक शासन करता है कौन, सुबुतगीन शासन करता है। 977 से बात करते हैं सुबुतगीन की। सुबुतगीन 977 से 97 तक शासन करता है। ये एक महत्वाकांक्षी शासक था। देखो यहाँ से मैं जरा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ, तो यहाँ मतलब जो तुर्क थे ये मुसलमान बने थे ना, तो यहाँ से क्या होता है, जो उमैया वंशी शासक थे पहले चीन के अंदर, जहाँ ये उसके संपर्क में आने के बाद में इन्होंने मुसलमान धर्म क्या कर दिया, अपनाया गया। और मुसलमान धर्म अपनाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इसका एक ही टारगेट था कि विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, ये इसका टारगेट था। तो सुबुतगीन क्या करता है, अब बात करते हैं सुबुतगीन की। तो सुबुतगीन में क्या होता है, ये एक साम्राज्यवादी नेता था, मतलब साम्राज्यवादी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, विशाल साम्राज्य की स्थापना की, विशाल साम्राज्य की स्थापना की। किसने की, सुबुतगीन। और इन्होंने 986 के अंदर, 986 ईस्वी के अंदर क्या करता है, सिंध पर आक्रमण करता है। कहाँ, सिंध पर आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है, सिंध पर आक्रमण करता है। और सिंध पर आक्रमण जब उसका, सिंध का शासक होता है जयपाल। कौन होता है, जयपाल। और जयपाल को क्या होता है, पराजित हो जाता है। और सबसे पहले 986 को सिंध को जीत लेता है और सिंध पर क्या होता है, आक्रमण करता है, पराजित किया। देखो इधर देखो एक बार, सुबुतगीन क्या होता है, 977 से 997 तक शासन करता है। ये साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। इसके बारे में नेलपुल शासक मतलब लेखक था, उन्होंने लिखा कि ये एक महत्वाकांक्षी शासक था। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की या सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना भी की। इनके साथ साथ क्या होता है, 986 के अंदर प्रथम भारत पर, मतलब जो प्रथम तुर्क आक्रमण था, या प्रथम मुसलमान कह सकते हैं इसको, कि प्रथम तुर्क आक्रमण या मुसलमान आक्रमण 986 के अंदर, या 986 के अंदर सिंध पे हुआ। और सिंध का शासक था जयपाल, जो हिंदू शाही वंश का शासक था। अब बात करते हैं सुबुतगीन के बाद में बात करते हैं, और सुबुतगीन के बारे में अब आते हैं मेन चीज पे। और मेन टॉपिक आता है यहाँ से मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद बिन का है, मोहम्मद गजनवी। अब आता है मोहम्मद गजनवी जब इसकी डेथ होती है 998 में शासन करता है, और 1030 तक क्या होता है, शासन करता है। 1030 तक शासन करता। यहाँ से मोहम्मद गजनवी 998 से 1030 तक शासन करते हैं। और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बार आक्रमण किया, भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किया तो मोहम्मद गजनवी ने किया। देखो यहाँ से क्या होता है कि जो अरबी आक्रमण थे उन्होंने भी भारत को लूटने का काम किया, और यहाँ से जो तुर्क थे, यहाँ से जो सुबुतगीन था, मोहम्मद गजनवी था, इन्होंने यहाँ तक लूट लिया। यहाँ तुर्क आक्रमण के अंदर जो देखो, यहाँ गजनवी होता है, और गजनवी के बाद में कौन आता है, मोहम्मद गोरी आता है, वो भी तुर्क था। तो मोहम्मद गोरी तो क्या होता है, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने या सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करने में क्या होता है, सफल होता है। लेकिन इन्होंने खुद ने, मतलब महमूद गजनवी जो तुर्क थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत को लूटने का सबसे ज्यादा कार्य किया। और भारत को लूटने के साथ साथ इन्होंने भारत को हद से ज्यादा लूटा। और कहा जाता है कि इन मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद भारत की जो
आर्थिक स्थिति थी, जो आर्थिक कंडीशन थी उस समय, वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। अब बात करते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद गजनवी के बारे में बात करते हैं। और मोहम्मद गजनवी बात करते हैं मोहम्मद गजनवी की। और मोहम्मद गजनवी 998 से 1030 तक क्या करता है, शासन करता है। अब 1030 तक शासन करता है तो इन्होंने भारत के ऊपर 17 बार अटैक किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। उपनाम की बात करते हैं, इसके उपनाम था मलिक कासिम। मलिक कासिम। दूसरा मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक, इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है क्योंकि ये सोमनाथ मंदिर पर, मतलब ये भारत के अंदर कहा जाता है कि 1000 से अभाव, मतलब 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ फोड़ करवाया, बिल्कुल नष्ट कर दिया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक कहा जाता है। 17 बार अटैक किया। अब बात करते हैं इसके अटैकों की, क्योंकि हो सकता है आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम इसी क्लास में शायद मोहम्मद गोरी को तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको जरूर कर देंगे। और मोहम्मद गोरी को अगली क्लास में, थोड़ा बड़ा टॉपिक है मोहम्मद गोरी के बारे में, और मोहम्मद गोरी को बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे। और गहराई से पढ़ने के साथ साथ उनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है। और इसलिए क्या होता है कि मोहम्मद गजनवी को आज पूर्ण कर लेते हैं और अगली क्लास में हम क्या करते हैं, गोरी को पढ़ेंगे। तो 17 बार आक्रमण किया। तो इन्होंने सबसे पहले 1000 पर आक्रमण किया। और 1001 में हिंदू शाही शासक था, हिंदू शाही शासक जिसका नाम था जयपाल। जिसका नाम क्या था? जयपाल। और जयपाल को पराजित किया। और जयपाल कहाँ का शासक था? मतलब मुल्तान का, सुल्तान नहीं, मुल्तान। और ये मुल्तान पर आक्रमण किया। जब ये मुल्तान पर आक्रमण किया, जब 1001 के बाद में, मतलब क्या होता है, ये जयपाल होता है ना, जयपाल मतलब यहाँ शासक को मारा नहीं गया था और इसको छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि जब जयपाल को पराजित करने के बाद में इसको अपना राज्य भी वापस दे दिया गया था। और वापस राज्य देने के साथ साथ क्या होता है, शर्मिंदा हो जाता है। कौन? जयपाल शर्मिंदा हो जाता है और सुसाइड कर लेता है, मतलब कहा जाता है। फिर 1006 में पुनः आक्रमण करता है। किसके ऊपर? मुल्तान पर। और उस समय मुल्तान का शासक होता है जयपाल का पुत्र। कौन? आनंदपाल। कौन होता है? आनंदपाल। कौन होता है? आनंदपाल। फिर 1008 में वापस आक्रमण करता है, पुनः आक्रमण करता है। 1008 में पुनः आक्रमण करता है आनंदपाल के साथ। और क्या करता है, गजनी में मुल्तान को हमेशा के लिए मिला लेता है। और 1008 में मुल्तान को गजनी में मिलाया। गजनी में मिलाया। 1009 में बेहंद के निकट एक युद्ध होता है जिसे छाछ का युद्ध कहा जाता है भाई। छाछ का युद्ध बेहंद के निकट होता है, बेहंद के आसपास होता है, और वहां इस युद्ध का नाम है छाछ का युद्ध। और किसके मध्य होता है? मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के मध्य होता है। सर, किसके मध्य? आनंदपाल के मध्य होता है। फिर 1014 के अंदर इन्होंने आक्रमण किया थानेश्वर पर। किस पे? थानेश्वर पर आक्रमण किया और थानेश्वर को पराजित कर लिया। 1018 के अंदर इन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया। कहाँ आक्रमण किया? कन्नौज पर अधिकार किया। देखो यहाँ इसके अधिकार मतलब क्या होता है, इसको पराजित किया, इसका क्रम वाइज बता रहा हूँ। इसके बाद में मतलब जो मेन है उसके बारे में हम जरा सा डिटेल में बात कर लेंगे। फिर 1019 में वापस कालिंजर नहीं, कालिंजर तो बाद में आएगा, लेकिन 1000 हिंदू शाही शासक त्रिलोचन। क्या नाम था? त्रिलोचन।
त्रिलोचन को पराजित करता है 1019 में। फिर 1020-21 में, अब देखो यहाँ से इसका मुख्य जो अधिकार होते हैं, यहाँ से इसका मुख्य जो पराजित होते हैं, मुख्य जो लड़ाई होती है, वहां से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1020 में और 21 में क्या होता है, 1020-21 में इन्होंने कहाँ आक्रमण किया, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। चलो 1020-21 के बाद में हम ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली, मतलब 1001 में, एक बार रिटर्न में कर देता हूँ, इसको रिपीट मार देता हूँ कि मोहम्मद गजनबी होता है ना, उसका उपनाम होता है मलिक कासिम और मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर कम से कम 1000 मंदिरों का दहस महसी नष्ट करवा दिया था। और इन्होंने 17 बार आक्रमण किया। प्रथम बार 1001 से 1030 तक इन्होंने 17 बार आक्रमण किया। और 1001 में हिंदू शाही जयपाल को पराजित किया और जयपाल इसके शर्मिंदा होकर सुसाइड कर लिया। 1006 में मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान का शासक था आनंदपाल। 1008 में पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया और 1008 में क्या कर दिया, इसको गजनी में मिला लिया। किसको, मुल्तान को। 1009 में छाछ का युद्ध होता है, याद रखना, छाछ का युद्ध मुल्तान के मध्य होता है और हमेशा के लिए क्या होता है, मुल्तान को गजनी में मिला लिया जाता है। 1014 में थानेश्वर पर अधिकार करता है। 1018 में कन्नौज पर अधिकार करता है। 1019 में हिंदू शाही शासक त्रिलोचन को वापस पराजित करता है। अब बात करते हैं 1020-21 में, और 1020-21 में बात करते हैं तो 1020 और 21 ईस्वी के अंदर कहाँ अधिकार करता है, 1020 और 21 के अंदर कालिंजर पर अधिकार करता है। 1020-21 में कालिंजर पर अधिकार करता है, कालिंजर पर अधिकार करता है। और कालिंजर विद्याधर शासक होता है। कौन होता है, विद्याधर। ये किसका शासक होता है, चंदेल वंश का शासक होता है सर। इसके एक भाग को पराजित करता है, लेकिन एक भाग इससे पराजित नहीं हो पाता है। जब इसका एक भाग पराजित नहीं हो पाता है तो 1021-22 में इन्होंने विद्याधर को छोड़ दिया। और विद्याधर मतलब विद्याधर यहाँ से क्या होता है, एक भाग को पराजित होने के बाद में विद्याधर घबरा जाता है। इसके बाद में 1021-22 में ग्वालियर के, इसके बाद में 1021-22 में 21-22 में इन्होंने क्या किया, ग्वालियर, और ग्वालियर पर शासन किया। और ग्वालियर का शासक था कीर्तिपाल। कौन था, कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल को पराजित करता है भाई, कीर्तिपाल को पराजित करता है। और विद्याधर को क्या करता है, 1022 के अंदर विद्याधर 1022 के अंदर संधि करता है। किससे, संधि के लिए मजबूर कर दिया। किसको, विद्याधर। ये एक शक्तिशाली शासक था और कहा जाता है कि इसको संधि के लिए मजबूर किया जाता था, मजबूर किया गया। और मजबूर करने के साथ साथ इनको 15 दुर्ग या 15 किले उपहार में दिए गए। इसके बाद में 1024 में इन्होंने गुजरात को जीता भाई। किसको जीता, गुजरात को जीता। 1024 के अंदर इन्होंने गुजरात को जीता। 1025 में इसकी सबसे ज्यादा और सबसे मुख्य यह पूछा जाने वाला कि गुजरात पर अधिकार करने वाला, मतलब गुजरात पर सबसे पहले अधिकार, मतलब गुजरात पर मोहम्मद गजनवी ने कब अधिकार किया था, 1024 के अंदर। और 1025 के अंदर 1025 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, सोमनाथ मंदिर लूट लिया। सोमनाथ मंदिर को लूटकर इसको नष्ट कर दिया गया भाई। कहा जाता है कि इस मंदिर का मतलब इन्होंने इस तरीके से नष्ट किया था कि वहां मंदिर के रूप में मतलब 1% भी यूं नहीं कह सकता कि यहाँ कोई मंदिर था। इसलिए 1025 के अंदर और उस समय वहां का शासक था भीम। ये भीम क्या होता है सर, पराजित हो जाता है। और पराजित होने के साथ साथ में क्या होता है, यहाँ से जब भीम पराजित होता है तो 1025 के अंदर सोमनाथ मंदिर से इसको भीम प्रथम था भाई, ये मतलब भीम प्रथम। यहाँ से 1025 के अंदर सोमनाथ के मंदिर में इसको इतना धन प्राप्त हुआ कि ये अपने आप में संतुष्ट हो गया। और ये वापस कहाँ जाने लगा, और वापस गजनी की तरफ चला गया। और गजनी किधर से गया, और गजनी गया थार से। थार का मतलब जैसलमेर से, जैसलमेर होते हुए चला गया। और जैसलमेर होते हुए जब ये पंजाब में जाता है
पंजाब जाता है तो पंजाब में क्या करता है, जाटों का विद्रोह होता है भाई उस समय। मतलब जाट क्या करते हैं कि इसका जीता हुआ जो इसके अधीन जो क्षेत्र था, मतलब पंजाब जो सरहिंद था वो इसके अधीन था, और इसके अधीन होने के साथ साथ यहाँ जो भीम जो जाटों की जो जाति थी उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह को दबाने के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, मतलब इस विद्रोह को दबाने के साथ साथ 1030 ईस्वी में क्या हो जाती है, इसको दबाने के दौरान इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 1030 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद में अगला पार्ट आएगा मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी या मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम। अब ये मोहम्मद गोरी की बात करते हैं अगली क्लास में, क्योंकि इस क्लास में हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में बात की। अब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बल्कि ये आते हैं कि मोहम्मद गजनवी सबसे पहले भारत पर कहाँ आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने, ये क्वेश्चन तो मैंने 2-3 बार देख लिया कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था, या गुजरात पे कब आक्रमण हुआ था। 1024-25 के अंदर मोहम्मद गोरी ने गजनवी ने आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के साथ साथ वहां का शासक भी पूछा जा सकता है कि भीम प्रथम शासक था, कहाँ का, गुजरात का शासक था। इससे पहले ग्वालियर का शासक था कीर्तिपाल, और कालिंजर का शासक था चंदेल विद्याधर चंदेल। अब ये विद्याधर चंदेल शक्तिशाली शासक होता है और कालिंजर को जीत नहीं पाता, और इसलिए इन्होंने मजबूरन क्या करनी पड़ी, 1022 के अंदर संधि की, और संधि के दौरान इसको 15 दुर्ग क्या दिए गए, उपहार के अंदर दिए गए। और मोहम्मद गजनवी के बारे में जो लेनपुर लेखक होता है, जो लेनपुर लेखक है, उन्होंने एक बात की कि ये एक साम्राज्यवादी विस्तार या महत्वाकांक्षी और शासक और साहसी शासक था। किसने कही थी, लेनपुर ने कही थी। अब बात करते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में मोहम्मद गोरी के बारे में बात करते हैं। और मोहम्मद गोरी के बारे में बात करने के साथ साथ मोहम्मद गोरी की लगभग हो सकता है एक क्लास बनेगी, क्योंकि वहां से हमारे पास जो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, दूसरा भी मतलब पृथ्वीराज चौहान के साथ 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। उसके बाद में 1114 में चंदावर का युद्ध होता है। वहां से क्या होता है सर, जो ये मोहम्मद गोरी होता है ना, इसकी शायद मेरे को लगता है कि एक क्लास बन जाएगी इसकी, तो मैं मोहम्मद गोरी अगली क्लास में बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी की अगली क्लास में बात करने के साथ साथ यहाँ आज की क्लास का या आज की सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई, शायद अनुमानित ये क्लास मेरी क्लास के आसपास तो शायद लंबी हो गई। तो अगली क्लास में बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यार एक बात बताऊं, आप का जो सपोर्ट होता है ना, जो लाइक करते हो, जो शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इसी तरीके से मेरा जुनून बढ़ता है। और मैं मतलब हर एक चीज़ को, मतलब मोहम्मद गोरी को डिटेल से खोदने की कोशिश करता हूँ, मतलब उसकी गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ कि उसकी गहराई में बताया जाए, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट होता है ना, वही मेरा जुनून बढ़ाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे और लाइक भी करोगे। तो बात करते हैं अगली क्लास में मोहम्मद गोरी के बारे में। और मोहम्मद गोरी ख़त्म होते ही, मतलब मोहम्मद गोरी का सेशन ख़त्म होते ही यहाँ से क्या हो जाता है, जो अरब आक्रमण था और तुर्क आक्रमण थे वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम शायद बात करने वाले हैं कि जो मध्यकाल भारत था, देखो उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। जो मध्यकाल भारत होता है, चलो रहने दो, मतलब जो मध्यकाल भारत होता है, मध्यकाल भारत की जानकारी के स्रोत, मध्यकाल भारत की जानकारी के स्रोत, मध्यकाल भारत की जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे। और स्रोत के बारे में किताबें हैं, शायद मेरे दिमाग से तो ये होता है कि साथ साथ ले चलेंगे भाई, साथ साथ ले चलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी डिमांड हो तो मैं उसको एक मध्यकाल भारत के जितने भी स्रोत हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, प्लस में जो साहित्यिक स्रोत हैं, उनके बारे में बात करके उनकी एक क्लास बना दी जाए। और क्लास बना दी जाएगी तो वो अच्छे से क्या होता है, सही ढंग से एक तरीका हो जाएगा उसका पढ़ने का। तो मेरे को लगता है कि उसकी क्लास बनाना ज़रूरी है। तो बात करते हैं हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे। तो आज का सेशन ख़त्म होता है।